बहुत समय पहले की बात है। चंद्रलोक नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक अद्भुत वृक्ष था, चंद्रकल्प वृक्ष, जो महल के कुछ दूरी पर था। यह वृक्ष असाधारण था। इसकी जड़ें गहरी थीं और माना जाता था कि यह वृक्ष पूरे राज्य में सुख समृद्धि की ऊर्जा फैलाता है। और जब इसकी पत्तियां झरती थीं, तो उन्हें पीसकर औषधि बनाई जाती थी, जो किसी भी बड़ा सा बड़ा रोगों का इलाज होता था। इसीलिए इस चंद्रकल्प वृक्ष को राज्य का रक्षक माना जाता था। पर एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। चंद्रकल्प वृक्ष पत्तियां मुरझाने लगीं, जड़ें कमजोर पड़ गईं, वृक्ष सूखने लगा। अरे मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष सूख रहा है, जल्दी कुछ उसका उपाय करो। राज्य के वैद्य, पंडित और ज्योतिषी हैरान हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और निष्कर्ष निकाला कि वृक्ष की ऊर्जा फिर से वापस आ जाए। लेकिन वृक्ष की हालत खराब होती गई। महाराज अजय प्रताप बहुत चिंतित थे। राज्य की समृद्धि और सुख शांति चंद्रकल्प वृक्ष से जुड़ी थी। उसी राज्य के एक गांव चंडीपुर में एक युवा गडेरिया था, जिसका नाम नदीम था। अरे रामू, चंद्रकल्प वृक्ष तेजी से मुरझा रहा है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर वह सूख गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां से बड़ा रोग खत्म हो जाता है। महल में कोहराम मचा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि महाराज बहुत चिंतित हैं। वैद्य, पंडित सब हार मान चुके हैं। बाबा, मुझे लगता है कि मुझे उस पेड़ को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं उस पेड़ से बात कर सकता हूँ। क्योंकि बचपन से ही जंगल और पहाड़ी इलाका में भेड़ बकरी चराता हूँ। मुझे पेड़ पौधे से बहुत लगाव है। मैं पेड़ को देखकर पता लगा सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो बेटे? तुम तो एक साधारण गडेरिया हो। मैं जानता हूँ कि मैं साधारण हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा। मैं महाराज से मिलकर पूछूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर भी तुम्हारे दिल में सदिच्छा है तो जाओ बेटे, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नदीम इतना कहकर गांव से राजमहल की ओर निकल पड़ता है। महल पहुंचते ही नदीम को कुछ सैनिक रोकते हैं। रुको रुको, महल में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम नदीम है। मैं चंडीपुर का गडेरिया हूँ। मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। चंद्रकल्प वृक्ष के बारे में कुछ बात करनी है। गडेरिया और महाराज की भेंट, ये क्या मजाक है? तुम महाराज से नहीं मिल सकते, जाओ यहाँ से। कृपया मेरा संदेश महाराज तक पहुँचाओ। मैं उस चंद्रकल्प वृक्ष का मदद करना चाहता हूँ। सैनिक हिचकिचाते हैं। फिर एक सैनिक भीतर जाकर सूचना देता है। कुछ देर बाद महल का एक मंत्री बाहर आता है। कहो युवक, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? मंत्री जी, मैंने सुना है कि चंद्रकल्प वृक्ष को सच्चे मित्र की दरकार है। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम क्या करोगे? न बड़े वैद्य कुछ कर पाए, न पंडित कुछ कर पाए। तुम सामान्य गडेरिये क्या कर पाओगे? साधारण व्यक्ति असाधारण मदद कर सकता है। यदि उसके हृदय में सच्ची भावना हो तो मुझे महाराज से एक बार मिलने दिया जाए तो शायद मैं कुछ कर सकूं। मंत्री उसकी दृढ़ता देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आखिरकार वह सहमत होते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। महाराज स्वयं निर्णय लेंगे। मंत्री नदीम को अंदर ले जाते हैं, जहां महाराज अजय प्रताप चिंतित मुद्रा में बैठे थे। रानी विजय लक्ष्मी उनके पास खड़ी थी। मंत्री नदीम को भीतर लाते हैं। मंत्री जी, ये कौन है और इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? महाराज, यह युवक नदीम है। यह कहता है कि वह चंद्रकल्प वृक्ष की समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है। तुम कैसे मदद करोगे बेटा? बड़े बड़े विद्वान असफल हो गए, लेकिन उस वृक्ष को कोई सही नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं न विद्वान हूँ न योद्धा, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है। मैं पेड़ों, पक्षियों, जीवों से बात करने का प्रयत्न करता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई सुराग खोज निकालूं। बस मुझे अनुमति दें कि मैं वृक्ष के पास कुछ दिन रह सकूं। अच्छा तो ठीक है, यह असाधारण बात है, पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। मैंने सुना है कि सच्चे हृदय वालों को प्रकृति संकेत देती है। जाओ, वृक्ष के पास में रहो, वृक्ष के पास समय बिताओ, और यदि कोई मार्ग मिल जाए तो हमें बताना। ईश्वर तुम्हारे मार्ग में मदद करे पुत्र। तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो। नदीम उस वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष मुरझाने लगा था। नदीम वहां आकर बैठता है और बांसुरी बजाता है।
रात और दिन उसके पास वक्त गुजारता है और वृक्ष से बातें करने की कोशिश करता है, मानो कोई जीवंत प्राणी हो। हे वृक्ष महाराज, मुझे संकेत दो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों मुरझा रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं पर कोई उत्तर नहीं मिलता, पर नदीम हिम्मत नहीं हारता। वह वृक्ष के आसपास की मिट्टी टटोलता है, जड़ों की ओर ध्यान देता है, सूक्ष्म परिवर्तनों का अवलोकन करता और पानी देता है। एक रात चांदनी के समय सो रहा था कि अचानक उसे एक स्वप्न आता है, एक विचित्र स्वप्न। वह देखता है कि वृक्ष की आत्मा एक वृद्ध ऋषि के रूप में प्रकट होती है। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में करुणा। पुत्र, तुम मुझे पुकार रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आप वृक्ष की आत्मा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इस वृक्ष का जीवन स्रोत हूँ। मैं थक गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। मित्र? मैंने सुना है पर समझ नहीं पाया कि एक वृक्ष को मित्र की क्या जरूरत। ताकि वह मेरा दर्द समझे, मेरी देखभाल करे, मेरे अस्तित्व को पहचान दे। अब तक लोग मुझसे औषधि लेते रहे, मेरी छाया में आराम करते रहे, पर किसी ने मेरे मन का दुख न समझा। मैं अकेला हूँ, मैं प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हूँ, पर अब संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे एक ऐसा मित्र चाहिए जो मेरे लिए कुछ त्याग कर सके, मेरे साथ चल सके, मुझे नई ऊर्जा दे सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मित्र। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? अब से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ठीक है मित्र। उत्तर मोती में छिपा है। 3 मोती जो अलग अलग स्थानों पर हैं। वे मोती मेरे लिए नई ऊर्जा का संचार करेंगे, पर उन्हें पाना आसान नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ मित्र, बताओ मुझे क्या करना है। तो ठीक है। पहला मोती निर्मल नदी के उस पार कंचन वन में है, जिसे एक दानवी गिरगिट निगलकर सोया पड़ा है। दूसरा मोती रुद्र गुफा में छिपा है, जहाँ एक रहस्यमयी आवाज तुमसे सत्य उगलवाएगी। तीसरा मोती बर्फीली पहाड़ पर है, जहाँ बर्फ की देवी की परीक्षा देनी होगी। तीनों मोती प्राप्त कर लाओ और उन्हें मेरी जड़ के समीप प्रत्यारोपित करो, तब मुझे नया जीवन मिलेगा। और हाँ, इस कार्य के लिए तुम्हें साहस, सत्यनिष्ठा और त्याग की जरूरत होगी। तभी नदीम का स्वप्न टूट जाता है। नदीम जाग उठता है। अगले दिन दरबार में नदीम अपनी योजना बताता है। तो तुम्हें 3 मोती खोजनी है, लेकिन वह कहाँ मिलेगी? महाराज, निर्मल नदी पार, कंचन वन, रुद्र गुफा और बर्फीली पहाड़ पर। वहाँ पर मुझे अकेले जाना होगा। ये बहुत खतरे से भरा है। दानवी गिरगिट, रहस्यमयी आवाज, बर्फ की देवी, ये सब तुम कैसे करोगे? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा। वृक्ष हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्राण भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बेटा, यह कठिन यात्रा है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होकर आओगे। अच्छी बात है। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। यदि कोई और सहायता चाहिए तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है महाराज। अपने हृदय में विश्वास लिए मैं निकलूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नदीम राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। जाते जाते कुछ दिन की यात्रा के बाद नदीम निर्मल नदी के तट पर पहुंचता है। यह नदी क्रिस्टल जैसी साफ थी, पर पार करने के लिए पुल या नौका नहीं था। नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है और कृषकाय छोटी नौका के पास बैठा हुआ था। वह उसके पास जाता है। बाबा, मुझे इस नदी को पार कर कंचनवन जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कंचनवन? वहाँ तो दानवी गिरगिट सोया पड़ा है, वहाँ कोई नहीं जाता। तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ? मुझे एक मोती चाहिए। वह मोती एक वृक्ष के लिए आवश्यक है, जो हमारे राज्य की रक्षा करता है। अच्छा, तो तुम ऐसा पुण्य काम कर रहे हो। मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। दानवी गिरगिट तुम्हें देखे इससे पहले मोती को निकालकर वहाँ से निकलना होगा। नदीम नाव पर चढ़ता है और मछुआरा उस पार ले जाता है। धन्यवाद बाबा, जो आपने उस पार से इस पार लाए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे। नदीम कांचन वन में जाता है।
वह देखता है कि सब शांत है। बीच में एक विशाल गिरगिट पत्थर जैसे चट्टान पर सोया पड़ा था। उसका रंग काला था, आंखें बंद थीं और गिरगिट के मुंह के पास एक छोटी दरार जैसी दिखाई दे रही थी। शायद गहरी नींद में वह मुंह खोले सो रहा था। अगर मैं हिंसा से मोती लूंगा तो शायद गलत होगा। मुझे कोई और उपाय करना चाहिए। नदीम धीमे से आगे बढ़कर गिरगिट के मुंह से मोती निकाल लेता है। पहले मोती को सुरक्षित अपने थैले में रखकर वहां से निकल जाता है नदीम। कुछ पहाड़ियां पार करके वह रुद्र गुफा पहुंचता है। यह गुफा एक नीरव घाटी में स्थित थी, अंधेरी, डरावनी और गहरे पत्थरों से बनी। वह गुफा के मुख पर पहुंचता है। भीतर से एक गूंजती आवाज आती है, मानो कोई गहरी अंधेरी सुरंग के अंत से बोल रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या खोज रहे हो? मैं एक मोती खोज रहा हूँ जो इस गुफा में छिपा है। मोती चाहिए? ये सब आसानी से नहीं मिलता। पहले सत्य की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। 2 द्वार हैं, दाईं और बाईं ओर। एक द्वार से असली मोती का कमरा है, दूसरे से अग्निकुंड है जो झूठे व्यक्ति को भस्म कर देगा। तुम सच बोलते हो या झूठ, सब साबित करो। मैं सच बोलता हूँ। मैं वृक्ष की भलाई के लिए मोती लेने आया हूँ। मैं किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होता, तुम्हें साबित करना होगा। बताओ, क्या तुमने कभी स्वार्थ किया है या तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? नदीम सोचने लगता है। उसने कभी जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया था। हाँ, एक बार बचपन में मैं अपने दोस्त के आम खा लिए था बिना उसके पूछे, पर बाद में स्वीकार कर लिया था। बचपन में एक छोटी गलती की थी, पर मैंने सत्य स्वीकार कर क्षमा मांग ली थी। अब मैं पूरे हृदय से सत्य प्रिय हूँ। तुमने सत्य कहा, अपनी भूल भी कबूल की, इससे मैं प्रसन्न हुआ। जाओ दाएं द्वार से, वहाँ तुम्हें मोती मिल जाएगा। नदीम दाएं द्वार से प्रवेश करता है। वहाँ एक छोटे कक्ष में पत्थर की वेदी पर मोती रखा हुआ मिलता है, हल्की हरे रंग की आभा वाला मोती। वह उसे उठाता है। जाओ, तुम सत्य के मार्ग पर हो। दूसरा मोती तुम्हारा हुआ। नदीम आभार व्यक्त कर गुफा से निकल जाता है। अब 2 मोती मिल चुके थीं। तीसरा मोती बर्फीली पर्वत के शिखर पर था। नदीम पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है। रास्ते में उसे बर्फीली चट्टानों से पार होना था। वह चढ़ते चढ़ते शिखर के नजदीक पहुंचता है। वहां एक गुफा जैसी संरचना थी। गुफा के अंत में एक बर्फ की वेदी पर बर्फ देवी की मूर्ति थी। नदीम देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हे बर्फ की देवी, मुझे तीसरा मोती चाहिए ताकि मैं वृक्ष को बचा सकूं। मोती पाना आसान नहीं है राजन। तुमने साहस और सत्य का परिचय दिया है, पर क्या तुम त्याग कर सकते हो? यदि मैंने मोती देने की शर्त रखी कि तुम्हें कुछ प्रिय वस्तु छोड़नी होगी, तो क्या तुम त्याग कर सकोगे? मैं त्याग करूंगा। मेरे लिए राज्य का कल्याण प्रिय है। मेरे लिए वृक्ष का जीवन प्रिय है। मैं अपना कोई भी प्रिय सामर्थ्य त्यागने को तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? नदीम सोचता है। उसे अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी। बचपन से उसने उसे संभाल रखा था, क्योंकि उसकी माँ मरते वक्त उसे बांसुरी बहुत प्यार से दिया था। मेरी बांसुरी मुझे बहुत प्रिय है, पर यदि वह वृक्ष के जीवन के लिए यह त्याग आवश्यक है तो मैं इसे त्याग दूंगा। राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा हृदय निस्वार्थ है। ले लो मोती और बांसुरी, वहीं रख दो वेदी के पास। नदीम मन भारी करके अपनी बांसुरी वेदी के सामने रख देता है और तीसरी मोती ले लेता है। तुम्हारा त्याग सच्चा था, इसलिए तुम्हारी बांसुरी मैं रखूंगी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रही थी। अपना त्याग दिखाने के लिए तैयार होना ही काफी था। बांसुरी तुम्हारे त्याग के प्रमाण के रूप में शुद्ध हो गई है। अब वह कभी टूटेगी नहीं और सदैव मधुर सुर देगी। अपनी बांसुरी वापस ले लो और जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नदीम प्रसन्न होकर बांसुरी उठा लेता है, मोती भी ले लेता है। तीनों मोती लेकर नदीम अपने राज्य लौटता है। लंबी यात्रा के बाद वह महल पहुंचता है। महल में सब उत्सुक थे। आ गए पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें तीनों मोती मिली कि नहीं?
हाँ महाराज, ये रहे तीनों मोती, मैंने अपने थैला में रखा है। बहुत अच्छा बेटा, हमें तुम पर नाज है। अब हमें क्या करना होगा? महाराज, वृक्ष की जड़ के पास इन्हें प्रत्यारोपित करना होगा। वृक्ष की आत्मा ने यही कहा था। सभी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। चंद्रकल्प वृक्ष सूखने के कगार पर हो गया था। नदीम वृक्ष जड़ों के पास छोटे गड्ढे बनाता है और मोतियों को क्रम से रख देता है। फिर जड़ों पर मिट्टी डाल पानी देता है। कुछ देर शांति छा जाती है। फिर धीरे धीरे वृक्ष की पत्तियां हरी होने लगती हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और सब जान जाते हैं कि वृक्ष पुनर्जीवित हो गया है। अद्भुत, हमारा चंद्रकल्प वृक्ष लौट आया। पुत्र नदीम, तुमने असंभव को संभव कर दिया। तुम्हारे साहस, सत्य और त्याग ने यह कर दिखाया। मैंने वचन दिया था कि जो इस समस्या का हल ढूंढेगा उसे मनचाहा पुरस्कार दूंगा। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, मैंने यह सब किसी पुरस्कार की चाह में नहीं किया। मुझे बस इतना चाहिए कि इस वृक्ष को सच्चा मित्र मिल गया है, जैसा वृक्ष चाहता था। सच्चा मित्र? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? महाराज, सच्चा मित्र वो होता है जो दूसरे के दुख को समझे, उसके लिए कुछ त्याग कर सके। मैंने वृक्ष से सीखा कि हमें प्रकृति को केवल लेना नहीं, देना भी चाहिए। यह वृक्ष अब मेरा मित्र है और मैं इसका देखभाल जीवन भर करूंगा। और जितना भी मेरे आसपास वृक्ष है, मैं उसे पानी दूंगा। बेटा, तुम्हारा हृदय बड़ा है, फिर भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो राज्य के लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाइए, वृक्षों की देखभाल के लिए नियम बनाइए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, ताकि चंद्रकल्प वृक्ष अकेला न महसूस करे। ऐसा ही होगा। मैं यह घोषणा करता हूँ कि राज्य में वृक्षारोपण होगा। वन रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और सभी को प्रकृति की अहमियत समझाई जाएगी। कुछ दिन बाद नदीम अपने गांव चंडीपुर लौटता है। वहां के लोग उसका स्वागत करते हैं। नदीम बेटा, तुम्हारे साहस और सत्य ने हमें गर्वित किया। मैंने सोचा भी न था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने हमें सबक सिखाया कि छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं। बाबा, मैंने सिर्फ कोशिश की। हमें कभी छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, बस सत्य और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह पूरे राज्य के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता केवल मानवों के बीच ही नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच भी संभव है। हमें प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं, देना भी चाहिए। सम्मान, देखभाल और प्रेम, साहस, सत्य और त्याग से असंभव लगने वाले कार्य भी पूरे हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव ला सकता है यदि वह सच्चे हृदय से प्रयास करे। इसी तरह जब हम दूसरों की जरूरत समझते हैं, उनके लिए त्याग करने को तैयार होते हैं, तब हम सच्ची मित्रता के मोती अर्जित करते हैं। ये मोती वही ऊर्जा देते हैं जो पूरे समाज को, पूरे पर्यावरण को सच्ची खुशहाली प्रदान करती है।